दीन सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन, क्या हो जाएगा? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी है इस सिलसिला के प्रवर्तक। उसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला के भारत में बहाउद्दीन जकारिया इससे संबंधित है। बहाउद्दीन जकारिया, क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन जकारिया, याद रखिएगा बहाउद्दीन जकारिया। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन क्या है देखिए, कादिरी सिलसिला, कादिरी सिलसिला, कादिरी, तो कादिरी सिलसिला से संबंधित है कौन? तो अब्दुल कादिर अल जिलानी, क्या? प्रवर्तक। इसके प्रवर्तक है कौन? प्रवर्तक हो जाएंगे अब्दुल कादिर अल जिलानी, अब्दुल कादिर अल जिलानी, अब्दुल कादिर अल जिलानी, अब्दुल कादिर अल जिलानी, क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर अल जिलानी। उसके बाद एक और भारत में प्रवर्तक, याद रखिएगा भारत में प्रवर्तक, क्या? भारत में प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौस। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, अब डी नंबर ऑप्शन क्या है? डी नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 24 क्या कहते हैं, 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? 26 नंबर प्रश्न कहता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया, क्या है? निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वो चिश्ती सिलसिला से, किस सिलसिला से? चिश्ती सिलसिला से। आपसे पूछेगा चिश्ती सिलसिला का प्रमुख संत कौन कौन है? तो चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत शेख कुतुब, क्या कहते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, ये सब चिश्ती सिलसिला का संत है। तो चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक क्या है? आपसे पूछेगा चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आपसे बार बार पूछा जाता है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक यानी प्रवर्तक कौन है? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस सूफी सिलसिला से? चिश्ती सिलसिला से। किस? चिश्ती सिलसिला से। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है। और आपसे ये बार बार पूछा जाता है इनकी दरगाह, क्या हो जाएगा? दरगाह। तो कहेगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। याद रखिएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। याद रखिएगा अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सूफी सिलसिला से है? चिश्ती सिलसिला से। 26वां प्रश्न यही पूछ रहा है। क्या कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिला से है? निजामुद्दीन औलिया, क्या है? निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो है चिश्ती सिलसिला से है। और ये पूछेगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ? दिल्ली। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? क्या कहते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर। और शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध किस सिलसिला से? चिश्ती सिलसिला से। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। तो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? आपसे पूछेगा चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस सिलसिला से? चिश्ती सिलसिला से। और निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती सिलसिला से। उसके बाद है सुहरावर्दी सिलसिला। तो सुहरावर्दी सिलसिला का प्रवर्तक क्या है? सुहरावर्दी सिलसिला का प्रवर्तक कौन है? आपसे पूछेगा सुहरावर्दी सिलसिला का प्रवर्तक कौन है? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कौन? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन है? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और बहाउद्दीन जकारिया का भी संबंध किस सिलसिला से है? सुहरावर्दी सिलसिला से। कहीं ये पूछ दिया बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है?
तो सूरावर्दी सिलसिला से। किस सिलसिला से? सूरावर्दी सिलसिला से। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से? सूरावर्दी सिलसिला से। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सूरावर्दी सिलसिला का भारत में सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया। तो याद रखिएगा इस सिलसिला का, लिख देते हैं इस सिलसिला का भारत में सर्वप्रथम प्रचार प्रसार कौन किया? प्रचार प्रसार किया कौन? बहाउद्दीन जकारिया। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। याद रखिएगा कौन? बहाउद्दीन जकारिया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सूरावर्दी सिलसिला का भारत में सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से? सूरावर्दी सिलसिला से। किस सिलसिला से? सूरावर्दी सिलसिला से। सूरावर्दी सिलसिला का प्रवर्तक कौन? शेख शिहाबुद्दीन सूरावर्दी। शिहाबुद्दीन सूरावर्दी। बहाउद्दीन जकारिया सूरावर्दी सिलसिला का प्रचार प्रसार भारत में सबसे पहले किया था। उसके बाद कादिरी सिलसिला। क्या है? कादिरी सिलसिला। तो कादिरी सिलसिला का प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर अल जिलानी। अब्दुल कादिर अल जिलानी। क्या है? अब्दुल कादिर अल जिलानी। ये सब सूफी संत है। सूफी संत का नाम थोड़ा कठिन है, याद करने में कठिन है। देखिए अब्दुल कादिर अल जिलानी। क्या है? अब्दुल कादिर अल जिलानी। तो कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? अब्दुल कादिर अल जिलानी। और कहेगा भारत में कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक कौन? तो मोहम्मद गौस। कहेगा कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक भारत में कौन है? तो मोहम्मद गौस। कौन? मोहम्मद गौस। भारत में कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस। कौन? मोहम्मद गौस। और सीधे कहेगा कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक कौन? अब्दुल कादिर अल जिलानी। ये थे इराक के। कहाँ के? इराक के। याद रखेगा ये थे कहाँ के? इराक के। इराक के थे कौन? अब्दुल कादिर अल जिलानी, जो कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक थे। तो कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर अल जिलानी। और भारत में कहेगा इसके प्रवर्तक तो मोहम्मद गौस। कौन? मोहम्मद गौस। और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, छोड़िए। उसके बाद है आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजकुमार दारा, यानी राजकुमार दारा। दारा सिको कौन था? तो शाहजहां का बेटा था। तो राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिला से? कादिरी सिलसिला से। याद रखिएगा राजकुमार दारा का संबंध, दारा का संबंध है, दारा का संबंध किस सिलसिला से है? कादिरी सिलसिला से। ये खूब पूछा जाता है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिला से है? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिला से? कादिरी सिलसिला से। कादिरी सिलसिला से। जबकि औरंगजेब का संबंध नक्शबंदी सिलसिला से। औरंगजेब का संबंध नक्शबंदी सिलसिला से। राजकुमार दारा का संबंध कादिरी सिलसिला से। राजकुमार दारा का संबंध कादिरी सिलसिला से। तो ये राजकुमार दारा तो ये संत नहीं ना था, राजकुमार दारा तो एक राजा था। तो राजकुमार दारा किसी न किसी संत के तो शिष्य रहे होंगे। तो आपसे पूछेगा राजकुमार दारा किसके शिष्य थे? तो मुल्ला शाह बदखशी के। क्या? मुल्ला शाह बदखशी। मुल्ला शाह बदखशी के। याद रखिएगा मुल्ला शाह बदखशी के शिष्य थे। कौन? मुल्ला शाह बदखशी के शिष्य कौन थे? राजकुमार दारा। राजकुमार दारा किसके शिष्य थे? मुल्ला शाह बदखशी के। आपसे बार बार पूछेगा राजकुमार दारा किसके शिष्य थे? मुल्ला शाह बदखशी के। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिला से? कादिरी सिलसिला से। तो ये सिलसिला का किस सिलसिला से संबंधित ये सब संत बता दिए, तो ये याद रखेगा। तो अब क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो यहाँ लिखे निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिला से? चिश्ती सिलसिला से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 26 का ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 26 नंबर का ए हो जाएगा सही। चिश्ती सिलसिला के संबंधित है कौन? निजामुद्दीन औलिया। और चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक यानी संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। सूरावर्दी सिलसिला का प्रवर्तक कौन? शिहाबुद्दीन सूरावर्दी। और सूरावर्दी सिलसिला का भारत में सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। याद रखिएगा। कादिरी सिलसिला, तो कादिरी सिलसिला के प्रवर्तक अब्दुल कादिर अल जिलानी। कौन? अब्दुल कादिर अल जिलानी। याद रखिएगा। उसके बाद है कादिरी सिलसिला का भारत में प्रवर्तक कौन? मोहम्मद गौस। कौन? मोहम्मद गौस। और राजकुमार दारा का संबंध कादिरी सिलसिला से। राजकुमार दारा किसके शिष्य थे? मुल्ला शाह बदखशी के। तो ये कादिरी, ये सब सिलसिला वाला सूफी सिलसिला है, इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ,
कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी, बताए थे। चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और क्या कहते हैं, हम बताए थे मीर बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत के किस शासक को मीर बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन मीर बख्श नहीं, लाख बख्श होगा। क्या होगा? लाख बख्श, याद रखिएगा, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, मीर बख्श नहीं। मीर बख्श गलत है, मीर बख्श क्या हो जाएगा? मीर बख्श गलत है, ये क्या है? गलत। लाख बख्श सही हो जाएगा, लाख बख्श। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श। उस वक्त मीर बख्श बोला गया, क्या? मीर बख्श। तो याद रखिएगा मीर बख्श नहीं होगा, मीर बख्श गलत है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दिल्ली सल्तनत के क्या कहते हैं, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, याद रखेगा। और लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, मीर बख्श के नाम से नहीं, लाख बख्श के, याद रखेगा, सुधार लीजिएगा। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 26 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस नंबर क्वेश्चन कहता है तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो उस दिन बताए थे किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद दोनों बात सेम है, दोनों अल-बरूनी का ही यात्रा वृत्तांत है। तो हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, कहता है तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो ए में दिया है अल-बरूनी। ए में क्या है? अल-बरूनी। ए में क्या है? अल-बरूनी। बी में जो दिया हुआ है, बी में क्या दिया है? तो बी में दिया है अब्दुल रज्जाक। क्या है? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। और सी में क्या है? तो सी में दिया है फाहियान। क्या है? फाहियान। और डी में क्या है? तो याद रखिएगा डी में मार्को पोलो। क्या है? मार्को पोलो। क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। क्या है? डी में। तो इसको याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद? किताब-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद कहिए तब। तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी का। अब्दुल रज्जाक का क्या है? मतल सादेन। क्या है? मतल सादेन। मतल सादेन किसका यात्रा वृत्तांत है? अब्दुल रज्जाक का। फाहियान का यात्रा वृत्तांत क्या है? फाहियान की यात्रा है, फाहियान की यात्रा है, फाहियान की यात्रा है, फाहियान की यात्रा है, याद रखिएगा फाहियान की यात्रा है। उसके बाद मार्को पोलो। क्या है? मार्को पोलो की यात्रा है, मार्को पोलो की यात्रा, मार्को पोलो की यात्रा, मार्को पोलो की यात्रा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा यही कर रहा है। देखिए देखिए क्या कहता है? अल-बरूनी। तो अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद। तो किताब-उल-हिंद अथवा तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी का। किसका? अल-बरूनी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 27 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए, तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। तो किताब-उल-हिंद का है तब या तहकीक-ए-हिंद का है तब, दोनों बात एक ही है। तो किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद में यात्रा वृत्तांत किसका है? अल-बरूनी का। किसका? अल-बरूनी का। याद रखिएगा अल-बरूनी का। और याद रखिएगा अल-बरूनी कौन था? तो अल-बरूनी एक विद्वान और लेखक था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। याद रखिएगा पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। क्या अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब-उल-हिंद अथवा तहकीक-ए-हिंद, इसी को कहते हैं। अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत क्या है?
मतल साधन। क्या कहेगा? मतल साधन किसका यात्रा वृतांत है? तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक का मतल साधन किसका यात्रा वृतांत है? अब्दुल रज्जाक का। उसके बाद है फाहियान। तो फाहियान का यात्रा वृतांत क्या है? फाहियान की यात्रा है। फाहियान का यात्रा वृतांत फाहियान की यात्रा है। मार्को पोलो, तो मार्को पोलो की यात्रा है। मार्को पोलो का यात्रा वृतांत मार्को पोलो की यात्रा है। अब सब जानिए, अल बरूनी भारत कब आया? 1024 ईस्वी में। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। उसके बाद है अल बरूनी भारत 1024 से 1030 तक रहा। उसके बाद अब्दुल रज्जाक, तो अब्दुल रज्जाक तो भारत आया था, कब आया था? 1441 से 1442 ईस्वी तक अब्दुल रज्जाक भारत रहा है। कब तक? 1441 से 1442 ईस्वी तक भारत रहा था। कौन? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में। याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृतांत क्या है? मतल साधन। क्या? मतल साधन। खूब पूछा जाता है आपसे। उसके बाद है फाहियान। तो फाहियान जो है, फाहियान भारत कब आया? 399 ईस्वी में। ये क्वेश्चन याद रखिए, इंपोर्टेंट है। फाहियान जो आया था 399 ईस्वी में। कब? 399 ईस्वी में। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। फाहियान किस देश का था? चीन का बौद्ध यात्री। फाहियान चीन का बौद्ध यात्री था। फाहियान चीन का बौद्ध यात्री था। कहाँ के? चीन का। तो आपसे ऐसे पूछेगा, गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन? फाहियान। क्योंकि फाहियान भारत कब आया? 399 एडी में। कब चला गया? 414 एडी में। 399 से 414 ईस्वी तक भारत कौन रहा? फाहियान। और फाहियान किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? फाहियान। इस प्रकार फाहियान गुप्त काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का था? गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल है 375 ईस्वी से 414 एडी तक। तो फाहियान गुप्त काल में आया था। कौन? गुप्त काल में। उसके बाद है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो का यात्रा वृतांत क्या है? मार्को पोलो की यात्रा है। और याद रखिएगा मार्को पोलो का क्या कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। कहेगा मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को। मध्ययुगीन याद रखिएगा मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को। किसको? मार्को पोलो को। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को। याद रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है, किस विदेशी यात्रियों को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। किसको? मार्को पोलो को। और फाहियान गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री फाहियान। तो क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? अल बरूनी का। किसका? अल बरूनी का। किसका? अल बरूनी का। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? ए। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए में दिया है यात्री, बी में व्यापारी, सी में राजदूत और डी में गुलाम। तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था। क्या? मेगास्थनीज राजदूत था। तो आपसे ये तो पूछेगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत में आया था। कब? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखिएगा मेगास्थनीज भारत कब आया? 305 ईसा पूर्व में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज भारत कब से कब तक रहा? तो 305 से 298 ईसा पूर्व तक। 305 से 298 ईसा पूर्व तक मेगास्थनीज भारत में रहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। और मेगास्थनीज का यात्रा वृतांत क्या है? तो इंडिका। याद रखिएगा मेगास्थनीज का यात्रा वृतांत क्या है? इंडिका। खूब पूछा जाता है आपसे, इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का। इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? मेगास्थनीज का। किसका? मेगास्थनीज का। याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, मेगास्थनीज का इंडिका से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में। इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य राजवंश के बारे में। किस राजवंश के बारे में? मौर्य राजवंश के बारे में।
इंडिका से जानकारी मिलती है। और मेगास्थानिक कौन था? राजदूत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 28 के सी हो जाएगा, याद रखिएगा 28 के सी, ऑप्शन नंबर सी 28 के सी हो जाएगा। मेगास्थानिक कौन था? राजदूत। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28 तक क्लियर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो देखिए 29 का हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बी में क्या है? तो याद रखिएगा बी में जो दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, बी में है लॉर्ड वेलेजली। क्या है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद सी में क्या है? लॉर्ड रिपन। क्या है? लॉर्ड रिपन। और डी में क्या है? डी में है लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त कौन सा लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि, सहायक संधि की नीति कौन अपनाया? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि की नीति अपनाया। सहायक संधि की नीति कौन अपनाई? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन की घोषणा किया। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की घोषणा किया। बंगाल विभाजन की घोषणा किया कौन? लॉर्ड कर्जन। तो बात को समझिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू किया? तो 1793। कब? 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? अस्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में प्रमुख रूप से। क्या गया? प्रमुख रूप से अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। कब? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। याद रखिएगा। और कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में। कब? 1793 में। ये खूब पूछा जाता है कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ लागू किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रमुख रूप से। अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली। तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की नीति अपनाई। क्या? सहायक संधि की नीति। ये बार बार पूछा जाता है सहायक संधि की नीति कौन अपनाया? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि की नीति कौन अपनाया? लॉर्ड वेलेस्ली। और याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। महालबाड़ी व्यवस्था को लागू कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। महालबाड़ी व्यवस्था के जनक थे कौन? मार्टिन बर्ड। महालबाड़ी व्यवस्था के जनक मार्टिन बर्ड थे। लेकिन महालबाड़ी व्यवस्था लागू किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और सहायक संधि की नीति कौन अपनाया? लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद है लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कब स्थानीय स्वशासन? 1882 में। कब? 1882 में। याद रखिएगा डेट कहेगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई? 1882 में। कब? 1882 में। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई?
1882 में। और लॉर्ड रिपन को क्या कह रहा था, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया, लॉर्ड कर्जन। कब किया, 1905 में। याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905 में। कब, 1905 में। रद्द कब हुआ, 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल एवं बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 29 का ए क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो भारत ऑप्शन ए में दिया है पुर्तगाली, बी में ब्रिटिश, सी में क्या है डच और डी में फ्रांसीसी। डी में क्या है, फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा भारत आने वाला पहले यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाली। कौन, पुर्तगाली थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बताए थे क्योंकि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, पुर्तगाली। और वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा। कौन, वास्को डी गामा। याद रखिएगा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया, 20 मई 1498। कब, 20 मई 1498 को भारत आया था। कौन, वास्को डी गामा। किसके दरबार में, राजा जामोरिन के दरबार में, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह तट पर, कालीकट नामक स्थान पर आया था। कौन, वास्को डी गामा। राजा जामोरिन के दरबार में कौन, वास्को डी गामा आया था। 20 मई 1498 को पहली बार भारत आया था वास्को डी गामा। और इसी में पूछ देता है वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया, तो याद रखिएगा 1502 ईस्वी में। कब, 1502 ईस्वी में। तो 30 का ऑप्शन ए में क्या है, पुर्तगाली। क्या है, पुर्तगाली। बी में क्या है, ब्रिटिश। क्या है, ब्रिटिश। सी में क्या है, डच। और डी में क्या है, फ्रांसीसी। क्या दिया हुआ है, फ्रांसीसी। तो देखिए तो भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, पुर्तगाली। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि पुर्तगाली वास्को डी गामा कौन था, एक नाविक था जो नाव से चल कर आया था। तो आपसे ऐसे पूछेगा यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, वास्को डी गामा। कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया, पहली बार 1498, दूसरी बार 1502, दूसरी बार 1502 ईस्वी में। ठीक है, तो पुर्तगाली आया था भारत। पहला यूरोपियन कौन था जो भारत आया था, तो पुर्तगाली। कौन, पुर्तगाली 1498 में आया था। उसके बाद आया ब्रिटिश। ब्रिटिश 1600 ईस्वी में। तो सबसे पहले इसके ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कुछ विदेशी कंपनी है एवं उसके स्थापना वर्ष उसको जान लीजिए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई, तो बताओ 1498 ईस्वी में। कब, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। कब, 1600 ईस्वी में। उसके बाद है डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 ईस्वी में। कब, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 ईस्वी में। कब, 1602 ईस्वी में। उसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यही है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में। खूब पूछा जाता है, तो याद रखेगा। क्या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498 ईस्वी में। कब, 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498 ईस्वी में। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। कब, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। किसके घोषणा पत्र द्वारा, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, कौन,
महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र द्वारा। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो आपको अगर मुगल बादशाह का शासनकाल याद होगा तो आप लोग जानते होइएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। और 1600 ईस्वी में भारत का जो शासक था वो कौन था, अकबर। कौन, अकबर, मुगल सम्राट अकबर, यानी मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर। कौन, अकबर। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन, अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी, 1556 से 1605 ईस्वी। तो 1600 ईस्वी इसी के बीच में है। तो 1600 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में। कब, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 ईस्वी में, याद रखिएगा। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर। कौन, अकबर था, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी तक ना है। तो 1600 और 1602 इसी के बीच में है। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर। अब है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 ईस्वी में। कब, 1664 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन, अकबर। कौन, क्या कहते हैं, औरंगजेब, अकबर नहीं, अकबर। इस दोनों के स्थापना के समय कौन था, अकबर। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर। जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 ईस्वी में। कब, 1664 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा औरंगजेब। कौन, औरंगजेब। छठा मुगल बादशाह था कौन, औरंगजेब। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह जो था वो कौन था, औरंगजेब, औरंगजेब था। ठीक है, तो 30 का सही आंसर ए हो जाएगा। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1785। क्या है, 1785। बी में क्या है, बी में 1774। क्या है, 1774। सी में क्या है, 1771, 1771। और डी में क्या है, 1757, 1757। तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1774 में। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757। तो यही क्वेश्चन कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 में। कब, 1774 में। याद रखिएगा, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब, 1774 ईस्वी में। कब, 1774 ईस्वी में। और किस आधार पर, तो रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। किस आधार पर, रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के आधार पर हुई, रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। कौन, रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर, रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर, रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया, 1773 ईस्वी में। कब, 1773 ईस्वी में। आपसे 12th में यही पूछेगा, इंटर में यही क्वेश्चन पूछता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन में देगा 1773, 1774 कहीं कहीं देता है, 1774 कहीं कहीं दे देता है, लेकिन 1773 हर एक जगह मिलेगा। तो याद रखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में। क्योंकि 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया,
1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में। लेकिन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। लेकिन अगर इंटर में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, ऑप्शन में 1773 दिया रहेगा तो क्या छोड़ के आइएगा? नहीं, 1773 मार के आना है। क्या? 1773 मार के आइएगा। 1773 में भी देगा, 1774 कहीं कहीं देता है। ठीक है, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। ऑप्शन के हिसाब से 1774। और रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया? 1773 में। उसके बाद 1757। तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 23 जून 1757। डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। किसके बीच? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। तो अंग्रेज कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ। किसके बीच? अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच। तो अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ। कब? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774। ऑप्शन नंबर बी के, ऑप्शन के हिसाब से 1774। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या? बी। 31 के बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए। 32 नंबर कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए में है 1515, बी में 1512, सी में 1510, डी में 1509। तो क्या हो जाएगा? 1510। ऑप्शन नंबर सी। 32 के क्या हो जाएगा? सी, यानी 1510। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में। और क्या कहते हैं, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया? तो याद रखिएगा 1961 में। कब? 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? 1961। कब? 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। कब? 1961 में। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। तो 1961 में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया। और गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया? 1510 में। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 32 के सी। तो इसके 33 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। 33 नंबर प्रश्न कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 1832, बी में 1841 और सी में 1851 और डी में क्या है 1855। तो हम लोग ऑप्शन लिखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर है ऑप्शन ए में क्या है 1832, बी में क्या है 1841, हाँ 1841, सी में क्या है 1851, 1841, 1851 और डी में जो है 1855। तो क्या हो जाएगा 1832 में जो विद्रोह हुआ था भूमिज विद्रोह। क्या याद रखिएगा 1832 में कौन विद्रोह हुआ? भूमिज विद्रोह। कहेगा भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832 में। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण। याद रखिएगा गंगा नारायण, नेता गंगा नारायण। कौन? गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण। 1855 में क्या हुआ? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, इसके नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। कौन? सिद्धू एवं कान्हू, सिद्धू एवं कान्हू। देखिए क्या कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। कब? 1855 में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। कौन? सिद्धू एवं कान्हू। याद रखेगा संथाल विद्रोह के नेता, ये खूब पूछा जाता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन? सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। उसके बाद है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में। याद रखिएगा भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण। कौन? गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण। याद रखिएगा भूमिज विद्रोह के नेता
गंगा नारायण भूमि विद्रोह हुआ कब था? 1832 ईस्वी में। ठीक है, तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है दामी निकोह क्या था? तो ऑप्शन ए में है भूभाग, बी में उपाधि, सी में तलवार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भूभाग, ऑप्शन नंबर ए। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 34 के ए, याद रखिएगा भूभाग क्या है? 34 का ए हो जाएगा भूभाग। क्या हो जाएगा? भूभाग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या कहता है दामी निकोह क्या है? तो दामी निकोह क्या था? भूभाग था, एक भूभाग था। दामी निकोह क्या था? एक भूभाग। 34 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये हम अभी बताते हैं, रुक जाए। ऑप्शन ए में क्या है देख लीजिए। ऑप्शन ए में रानी लक्ष्मीबाई। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए में क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। बी में क्या है? बी में जो दिया हुआ है बेगम हजरत महल। क्या है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और सी में क्या है? तो देखिए सी में दिया है वीर कुंवर सिंह। क्या है? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। सी में जो दिया हुआ है क्या है? वीर कुंवर सिंह। और डी में क्या है? डी में दिया हुआ है नाना साहब। क्या है? नाना साहब। तो देखिए क्या कहता है? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे? झांसी से। कहाँ से? झांसी से। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहाँ से? झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे? झांसी से। बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ। अभी अवध, लखनऊ या अवध कहिए, अवध इसी का नाम है। अवध, अवध या लखनऊ से। वीर कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार के जगदीशपुर से, बिहार। नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? लखनऊ से। तो क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। याद रखिएगा ये लखनऊ यानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। कौन? वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन लोगों में बेगम बोला जाता है, पत्नी को क्या कहा जाता है? बेगम। कौन? तो ये वाजिद अली शाह यानी नवाब, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पत्नी कौन थी? यानी बेगम, बेगम हजरत महल। इसी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? लखनऊ यानी अवध से। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के पत्नी यानी बेगम कौन थी? बेगम हजरत महल। 1857 की विद्रोह कब प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को। डेट क्या था? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और तिथि निर्धारित कब की गई थी? यानी 1857 की क्रांति होना कब था? 31 मई को शुरू होना था, लेकिन शुरू कब हो गया? 10 मई 1857 को। याद रखिएगा। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए थे। कहाँ से? लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 35 के बी। और रानी लक्ष्मीबाई, याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे? झांसी से। खूब पूछा जाता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से कौन किया? रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। उसके बाद बिहार से, बिहार के जगदीशपुर, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह। ये याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। कहेगा बिहार से तो वीर कुंवर सिंह, या कहेगा आरा से तो वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। कहाँ के? जगदीशपुर के। कहेगा वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के। उसके बाद है नाना साहब। तो याद रखिएगा नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए। कानपुर से। कहेगा क्या कहते हैं? कानपुर से। किसने नेतृत्व किया? नाना साहब। कौन? नाना साहब। कहेगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से कौन किया? नाना साहब। कौन? नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 35 के बी सही हो जाएगा। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था?
बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। तो 35 के बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के समय, हाँ 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड क्लाइव, बी में दिया है लॉर्ड बेंटिक, और सी में दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव ऑप्शन ए में है। क्या है? लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा ऑप्शन ए में क्या है? लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। क्या? बंगाल के प्रथम गवर्नर। लिखिए ना सीधे, लॉर्ड क्लाइव क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? आपसे पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बी में क्या दिया हुआ है? तो बी में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक। क्या है? लॉर्ड बेंटिक। बी में क्या है? लॉर्ड बेंटिक। तो याद रखिएगा लॉर्ड बेंटिक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद सी में लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। सी में क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के क्रांति के समय, 1857 के विद्रोह के समय, विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और डी में क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा, राज्य हड़प की नीति शुरू किया था। कौन? राज्य हड़प की नीति शुरू किया। राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति शुरू किया। राज्य हड़प की नीति कौन शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। देखिए तब क्वेश्चन को समझिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद ए में क्या है? लॉर्ड क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? आपसे पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कहेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम वायसराय। और 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और याद रखेगा 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। क्या? वायसराय। तो कहेगा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाने लगा? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद। तो भारत के गवर्नर जनरल को पद को वायसराय के रूप में कब बदल दिया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत।
तो गवर्नर जनरल के पद को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। कब से? 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद। तो 1857 के क्रांति के बाद आया था। 1858 में भारत शासन अधिनियम कब आया? 1858 में। उसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इधर है लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा, राज्य हड़प की नीति कौन शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प की नीति कौन शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। और व्यपगत का सिद्धांत कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प की नीति कौन शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक राज्य हड़प की नीति शुरू किया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक तार खजाना कहा जाता है। रेल डाक एवं तार खजाना किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य कौन था? सतारा। 1848 में हड़प लिया गया। और राज्य हड़प नीति के शिकार होने वाला अंतिम राज्य कौन था? अवध। 1856 में हड़प लिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद 36 नंबर सही आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए अब हमारा। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था किससे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ए में क्या है? ए में दिया हुआ है क्या? कर्जन से। क्या है? कर्जन। बी में क्या है? बी में दिया है डलहौजी। डलहौजी। और सी में क्या है? तो लीटन। क्या दिया हुआ है? सी में लीटन। और डी में क्या है? तो याद रखिएगा, डी में जो दिया हुआ है मिंटो। क्या है? मिंटो। तो देखिए कर्जन, तो इसने बंगाल विभाजन की घोषणा किया। बंगाल विभाजन की घोषणा किया। बंगाल विभाजन की घोषणा किया। बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा किया कौन? लॉर्ड कर्जन। कब? 1905 में। आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। कब किया? 1905 में। कब? 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। और बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द कब हुई? 1911 में। याद रखिएगा 1911 में। और लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत दिया। क्या? व्यपगत। व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत कौन दिया? लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत कौन दिया? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा व्यपगत का सिद्धांत कौन दिया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल डाक एवं तार खजाना किसको कहा था? डलहौजी को। व्यपगत का सिद्धांत कौन दिया? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प की नीति शुरू किया कौन? डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 37 के बी। याद रखिएगा 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। तो 37 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर किए। आज हम लोग रहने दीजिए, तो इसके लिए रहने दीजिए। आज केवल इतना ही। ठीक है, कल हम लोग इससे आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, 13 को क्वेश्चन और आ गया, 50 तक है, तो 37 तक क्लियर कर लिए। ठीक है।